जय महाराष्ट्र दोस्तों, मेरा नाम महबूब बडूरे और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इंश्योरेंस क्लेम कैसे होता है और क्या प्रोसीजर होता है। क्योंकि मुझे इसमें अच्छा खासा नॉलेज है, क्योंकि मेरा 7 गाड़ी था। ठीक है, 7 में से अभी भी मेरे पास 3 हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि इंश्योरेंस क्लेम रजिस्टर कैसे किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। बहुत सारे ड्राइवरों को इसका नॉलेज ना होने की वजह से वो लोग कभी इंश्योरेंस क्लेम करते ही नहीं हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग, आप लोग पहले इंश्योरेंस क्लेम करने से पहले आप पहले ये चेक करो कि आपके गाड़ी के सारे पेपर क्लियर हैं या नहीं है। ठीक है, सबसे ज़रूरी ये है कि आपके गाड़ी के पेपर सब क्लियर रहना चाहिए। रजिस्टर करने से पहले सब लोग ये ध्यान रखें कि पहले गाड़ी के पेपर क्लियर करवा ले। भले ही आपका एक्सीडेंट हुआ हो आज, लेकिन पहले क्लियर करवा ले। क्लियर होने के बाद में फिर आप कंपनी में कॉल कीजिएगा। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि पहले अपने एजेंट से सलाह लेने के लिए एजेंट को कॉल करते हैं, फिर उसको बताते हैं कि हमारा जो है आज एक्सीडेंट हुआ है और मेरे पास ये पेपर नहीं है। कभी भी सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना कमज़ोरी कभी भी किसी को मत बताओ, चाहे वो एजेंट हो या कोई भी हो। अगर आपका एजेंट बहुत ही अच्छा दोस्त है, अच्छा पहचान वाला है, तो वो आपकी हेल्प करेगा। हर कोई ये चाहता है कि अपने ऊपर से काम कम होवे। अगर क्लेम रजिस्टर करते हैं तो इसमें एजेंट का भी काम थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। उसको फॉलो अप करना पड़ता है, कंपनी को बोलना पड़ता है कि ये मेरा रेगुलर कस्टमर है, इसको क्लेम दे दीजिएगा, या फिर जो भी है वो करना पड़ता है। और जो सर्वे के लिए आते हैं वो भी एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से जान पहचान होता ही है उनका। तो बहुत अच्छा अगर इंश्योरेंस एजेंट है तो वो आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगा। तो पहले आप अपने पेपर क्लियर करवाइए। सेकंड थिंग, फिर उसके बाद में एफआईआर की ज़रूरत हर जगह पे नहीं पड़ती है। आपका अगर माइनर एक्सीडेंट है और समझो कहीं पर पत्थर में लगा है या कहीं ऐसी जगह पे लगा है जिससे दूसरों का नुकसान नहीं हुआ है, तो आपको एफआईआर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और आपका मेजर एक्सीडेंट है तो आपको एफआईआर का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, माइनर एक्सीडेंट में एफआईआर का ज़रूरत हर जगह पे नहीं पड़ता है। कुछ एक कंपनियां कंपलसरी मांगती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां कंपलसरी नहीं मांगती हैं एफआईआर। अगर आपका बड़ा एक्सीडेंट है तो आपको एफआईआर करना चाहिए। पहले आपका पेपर चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद में एफआईआर कीजिएगा। फिर इंश्योरेंस कंपनी में आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, एजेंट को करने की बजाय। जो इंश्योरेंस कंपनी का कस्टमर केयर नंबर होता है, इंश्योरेंस में मेंशन रहता है उसका, तो वो नंबर पे आप कॉल कीजिएगा और बताइएगा कि किस जगह पे हुआ है, क्या हुआ है। जो भी हुआ है, गलती किसी का भी हो, चाहे आपका हो चाहे सामने वाले का हो, इंश्योरेंस कंपनी का काम होता है क्लेम देना। आपका जो नुकसान हुआ है उसको कवर करना। जैसे 100% इंश्योरेंस होता है, तो आपको अगर आप शोरूम में लेके जाते हैं जिनसे उस इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप है, तो वो लोग जो है पैसा डायरेक्ट उस शोरूम को पे करते हैं। अगर उनका टाई अप नहीं है और आप अपने मैकेनिक से कराना चाहते हो, तो आप एकदम आराम से कहीं पर भी आप रजिस्टर करा सकते हो। रजिस्टर करने के बाद किसी भी गैरेज पे आप काम करा सकते हो, लेकिन पेमेंट आपको करना पड़ेगा पहले। फिर उसके बाद आपको क्लेम मिलेगा, उसका पैसा आपको मिलेगा। जब भी आप क्लेम करते हो तो आपका क्लेम का पैसा मिलना ही मिलना है, भले ही थोड़ा कम या ज़्यादा, लेकिन आपका क्लेम का पैसा मिलता है। ये बात सबको ध्यान में रखना चाहिए। सब लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हमने रजिस्टर किया तो वो शोरूम में ही लेके जाना है, इंश्योरेंस कंपनी जहां बोलेगा वहां पर। ऐसे नहीं होता है, आप अपने गैरेज पे भी काम करा सकते हो। और एक गलतफहमी ये होता है कि भाई इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद 15-20 दिन जो है हमको गाड़ी खड़ा रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आप एक दिन में अपने गाड़ी का जैसे ही रजिस्टर होता है और उसके बाद में एजेंट आके जब सर्वे करता है, सर्वे के बाद में जैसे ही वो बोलता है कि आप काम करा लो, और आपने काम चालू कर दिया, तो आप एक दिन में ही काम करा लो। दूसरे दिन आप एजेंट को बोल दो, जो कंपनी का ये है अपना सर्वे करने आता है, उस सर्वर को बोल दो कि मेरे गाड़ी का काम हो गया, आप आके सर्वे कीजिएगा, मुझे कल से गाड़ी चालू करना है, मैं गाड़ी खड़ा करके नहीं रह सकता हूँ। और आप एक दिन में भी आप काम करा लेते हो, तो सर्वर आके जैसे आपका सर्वे करके जाता है, तो वो क्लेम आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी ये गलतफहमी मत रखिए अपने दिमाग में कि हमारा क्लेम नहीं मिलेगा, महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। हर एक चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है। आपने रजिस्टर किया तो आपको क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। आप गाड़ी के पेपर फर्स्ट थिंग, उसके सेकंड थिंग, आप डायरेक्ट कंपनी में कॉल कीजिएगा। एजेंट को करने के बजाय कंपनी में कॉल कीजिएगा। और जब सर्वर आता है
सर्वर से आप सर्वे कराइए और आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा। और कभी भी कोई कमज़ोरी मत बताइए। जैसे बहुत सारे लोग कैसे करते हैं कि गाड़ी दूसरे से लेते हैं, नाम पे दूसरे का होता है, और वो सोचते हैं कि मुझे क्लेम नहीं मिलेगा। तो क्लेम आपके अकाउंट में नहीं आएगा, जो गाड़ी का ओनर रहेगा। आप कभी भी मत बोलिए कि मैं उससे गाड़ी खरीदा हूँ और मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो एजेंट सीधा उसी जगह पे, जो सर्वर आएगा वो उसी जगह पे बोलेगा कि भाई तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र है तो तुमको क्लेम नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं होता है। क्लेम आप जो है, जो गाड़ी का ओनर है आप उसको बोलिएगा कि भाई तुम्हारे नाम पे ये जो पैसा आएगा वो मुझे देना है। और रजिस्टर भी उनसे ही करवाइए, उसको बुलाइए जब सर्वर आएगा। ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन अगर सर्वर कहता है कि गाड़ी के ओनर को बुलाइए तो उनको बुलाना पड़ेगा आपको। और एक मोस्टली ज़्यादातर ये होता है कि करेंट अकाउंट का वो लोग डिटेल मांगते हैं। अगर आपके पास करेंट अकाउंट नहीं है तो भी आपको क्लेम मिलेगा आपका सेविंग अकाउंट में। लेकिन सेविंग अकाउंट के लिए आपको प्रूफ देना पड़ता है, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। उसके अलावा एक और चीज़ होता है आपका गुमास्ता लाइसेंस। जो गाड़ी का ओनर रहेगा उसका गुमास्ता लाइसेंस या फिर उद्योग आधार जो होता है, आपको वो सबमिट करना होता है। जो सर्वर आएगा उसको देना होता है, फिर आपका सेविंग अकाउंट में भी वो क्लेम आएगा। क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं वो जैसे कि टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से रजिस्टर होती है, यानी कि कंपनी, कोई भी कंपनी, और उसका प्रोप्राइटर यानी कि एक ओनर होता है। जैसे वो ड्राइवर हो चाहे कोई गाड़ी का ओनर हो, तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा करेंट अकाउंट नहीं है तो तुमको ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। लेकिन ये 2-3 चीज़ें हैं। आप अगर उद्योग आधार, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका स्टैम्प, जो भी अपने टूर्स एंड ट्रैवल्स बनाया रहेगा उसका एक स्टैम्प बना के वो स्टैम्प मार के देना होता है, तो आपको इस तरह से क्लेम मिलेगा। और उसके अलावा क्लेम में एक बार आपने रजिस्टर कर दिया, सर्वे हो गया, आपको पेमेंट मिलता है। और आप जब क्लेम करते हो, आप बाहर से अगर गैरेज से काम कराते हो, किसी भी गैरेज से, आपका पहचान वाला रहने दो, कोई भी रहने दो, और शोरूम में कराते हैं तो शोरूम में डायरेक्ट उनको पेमेंट जाता है। तो मेरा तो सलाह यही रहेगा, आपका अगर ज़ीरो डेप है तो आपको शोरूम से कराना चाहिए। और शोरूम से कराएंगे तो हर एक पार्ट्स आप चेक कर लेना कि नया डाले हैं या उसी पार्ट्स को रिपेयर करके डाले हैं। अगर रिपेयर करके डाले हैं तो बिल में आएगा कि रिपेयर किया हुआ है, ठीक है। अगर उसने नया डाला है तो वो नया का बिल डालेगा। अगर वो रिपेयर करके डाला और नया का बिल डाल दिया है तो आप जो शोरूम रहेगा उसको बोल सकते हो कि ये मेरे को पैसा रिफ़ंड दो, या तो फिर मैं इंश्योरेंस कंपनी में आपका कंप्लेंट कर दूंगा, तो वो आपको पैसा रिफ़ंड मिलता है, ठीक है। ये ऐसे और बहुत सारी जानकारी हैं। अगर आप लोगों को कहीं तकलीफ़ आता है या फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं कि भाई ये इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसीजर क्या होता है। तो इंश्योरेंस क्लेम, हम इंश्योरेंस बनाते हैं तो हमको कभी भी डरना नहीं चाहिए कि मैं क्लेम करूं या ना करूं। तो आपको, अगर आपका नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है 10-15 हज़ार 20 हज़ार का, तो आपको क्लेम करना ही चाहिए। हम इंश्योरेंस लेते ही इसलिए, अगर हम 20,000 रुपया कंपनी को पे कर रहे हैं, 10,000 20,000 जो भी है, तो हम अपने सिक्योर के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम ये पे कर रहे हैं। और इसका गवर्नमेंट को भी टैक्स जाता है। और हम लोग रोड टैक्स भरते हैं, जो टूरिस्ट गाड़ी है हम रोड टैक्स भरते हैं, तो हमको इसका क्लेम मिलना ही मिलना है। तो कभी भी एक क्लेम करने में आप लोगों को बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। आप अपनी तरह से अपने गैरेज से भी काम करा सकते हैं, लेकिन जीएसटी बिल लगता है। एक और मेन मुद्दा ये है कि वो जब बिल मांगेगा इंश्योरेंस कंपनी, तो जीएसटी नंबर वाला बिल मांगेगा। भले ही वो आपका सादा बिल हो, लेकिन जीएसटी नंबर के साथ में चाहिए रहता है, प्रिंटेड जीएसटी नंबर के साथ में। और ऐसा नहीं है कि शोरूम का पार्ट्स का ही बिल चाहिए। आप जिस गैरेज से काम करा रहे हो उस गैरेज का बिल विथ जीएसटी नंबर रहना चाहिए। आपके जितने पार्ट्स चेंज किए रहेंगे सबका मिलता है। जैसे किसी का जीरो डेप नहीं होता है और 60-30 ऐसा कुछ होता है, तो आपको वो पूरा पैसा मिलता है अगर आपने नए पार्ट्स डाले होंगे तो। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियों के पास एक और ऑप्शन होता है, जैसे कि आपका गाड़ी का अगर 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है और कंपनी कहता है कि भाई हमको जो है ये सेटलमेंट करना है। कभी कंपनी सेटलमेंट के लिए एग्री होता है, कभी हम भी कर सकते हैं। हम कंपनी को बोल सकते हैं कि मुझे रिपेयर करने के लिए पैसा नहीं है, आप हमें पैसा दीजिए। तो वो बोलेंगे कि ऐसा नहीं दे सकते हैं। तो आप उनसे कह सकते हैं कि जो मेरा नुकसान हुआ है आप एक लमसम अमाउंट हमको दीजिएगा, उसको कहते हैं सेटलमेंट। एक लमसम अमाउंट वो देते हैं। लेकिन अगर समझो आपका 50,000 का नुकसान हुआ रहेगा तो वो आपको 20 या 30 हज़ार रुपये देंगे। उसको लमसम अमाउंट और सेटिंग कहा जाता है, सेटलमेंट, जो फाइनल सेटलमेंट होता है।
तो इंश्योरेंस कंपनियां ऐसे भी करती हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और वो बाहर से काम सस्ते में कराना चाहते हैं, तो आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं। जब एजेंट आएगा उनको आप अपना हालात बता के बोल सकते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप हमें सेटलमेंट कर दीजिए इसमें। तो इंश्योरेंस का वो पैसा आपको 2 से 4 दिन में आपके अकाउंट में आ जाता है। 2 से 4 दिन में आपका अकाउंट में पैसा आ जाता है सेटलमेंट करने पे। और मोस्टली मैंने खुद श्रीराम इंश्योरेंस कौन सा है, सॉरी मैं भूल गया कुछ नाम उसका, तो वहाँ से मैंने सेटलमेंट एक बार नहीं कम से कम 5 से 6 बार किया है। तो मुझे अच्छा अमाउंट आया और उस अमाउंट में मेरा गाड़ी का पूरा काम हो गया। उल्टा हमेशा मेरे से 1000-2000 मुझे बचत हुआ है। मैं बाहर से काम कराया हूँ, आई थिंक श्रीराम इंश्योरेंस से ही करवाया था शायद मैंने। और उसके अलावा मैंने टाटा से भी करवाया, टाटा AIG का भी मैंने क्लेम किया और सेटलमेंट भी करवाया। उसके अलावा एको जो है पहले टूरिस्ट व्हीकल को भी देता था इंश्योरेंस, अभी शायद नहीं दे रहा है, बंद किया है। तो मैंने एको से भी इंश्योरेंस क्लेम किया, सेटलमेंट करवाया। ठीक है, मेरा गाड़ी का नुकसान कुछ 1 लाख के आसपास हुआ था, तो उन्होंने बोला कि 48,000 हम आपको ऑन द स्पॉट दे देंगे। तो 48,000 भी मुझे नहीं लगा, मैंने 40,000 में सेकेंड हैंड पार्ट्स लाके पूरा काम करवा लिया। और वो लोग दोबारा सर्वे के लिए नहीं आते हैं कि आपने गाड़ी का काम किया है या नहीं किया है। सेटलमेंट में ये एक बेनिफिट होता है कि वो आप देखेंगे नहीं कि आपने गाड़ी का काम क्या क्या किया है, लेकिन नेक्स्ट इंश्योरेंस में वो मेंशन रहता है कि ये गाड़ी का ये नुकसान हुआ था और ये क्लेम किया हुआ है। तो आपको अगला इंश्योरेंस बनाने में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, उसका उस मेंशन का कुछ भी वैल्यू नहीं है, कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्लेम बहुत इजी है, लेकिन ड्राइवर लोगों को या गाड़ी वालों को ज़्यादा जानकारी नॉलेज ना होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम होते हैं। भाइयों आप डरिए मत, आप खुद भी बाहर से किसी भी गैरेज से आप काम करवा सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं कि शोरूम में ही जाना है या कंपनी जहाँ भेज रहा है वहीं पर जाना, ऐसे नहीं होता है। आप अपने हिसाब से कंपनी को बोल सकते हैं कि मेरा इतना बजट नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं यहाँ से काम कराना चाहता हूँ। सिर्फ ये होएगा कि आपको पैसा आपके अकाउंट में मिलेगा, गैरेज को नहीं जाएगा, और वो आपको गैरेज को पैसा पेमेंट पहले करना पड़ेगा। तो भाइयों और अगर कुछ जानकारी चाहिए रहेगा तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल करिएगा। मेरा नंबर है 8828841376। और ऐसी बहुत सारी जानकारियों के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और मेरा जो चैनल है, मेरा जो वीडियोस है वो शेयर करिए, ताकि इसका फ़ायदा सारे ड्राइवरों को हो सके। जो भी गाड़ी वाले हैं, ओनर हैं, प्राइवेट गाड़ियों का भी सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों को ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होता है। अगर FIR नहीं भी है तो उनको और इजीली क्लेम मिलता है। जो गाड़ियाँ शोरूम में ले जाके महीना 2 महीना खड़ा करते हैं वो एक्चुअली गलत है। इंश्योरेंस पॉलिसी में, बहुत सारी पॉलिसीज़ में ये भी मेंशन होता है कि आपका 8 दिन से ज़्यादा अगर गाड़ी खड़ा होता है और रजिस्टर नहीं, आपको गाड़ी बना के नहीं मिलता है, तो 8 दिन के बाद जो पर डे का आपका जो इनकम का सोर्स है, इनकम सोर्स के हिसाब से आपको कंपनी वो पेमेंट करेगा, जितना दिन गाड़ी खड़ा रहेगा उतना दिन का। 8 दिन के बाद में अगर आपका गाड़ी और खड़ा करते हैं शोरूम वाले, इंश्योरेंस वाले क्लेम न देके, तो आपको नुकसान भरपाई भी मिलता है। ये नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज रहेगा तो आप ये सब कर सकते हैं। तो भाई लोग ऐसे ही जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो शेयर करिए, ताकि सब ड्राइवर लोगों के लिए आसानी हो सके। तो भाई धन्यवाद। और अभी कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसी और भी जानकारियाँ मैं दूंगा। अगर आपको कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल जो भी रहेगा आप कर सकते हैं, मैं आपको उसमें जवाब भी दूंगा। चलिए धन्यवाद भाई।